हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी? ओके। इन लगभग 2 दिनों के अवकाश में, क्योंकि सैटरडे तो बस एक मॉर्निंग में क्लास हुई, फिर उसके बाद पूरा दिन आप लोग फ्री, तो लगभग इन 1 से 2 दिनों के अवकाश में केवल एवं केवल अपने त्योहार को सेलिब्रेट किया है या पढ़ा भी है? जल्दी से बताओ मुझे। जो एक हफ्ते में पढ़ाई हुई है, ये सबसे अच्छा पैरामीटर है आपसे ये बात पूछने का, क्योंकि जिस हफ्ते में सब ये कोई त्यौहार आता है ना, फेस्टिवल्स, तो हमें छुट्टी मिलती है, तो उस छुट्टी में हम बेसिकली पढ़ाई ना करके केवल एवं केवल त्योहारों में ही, सेलिब्रेशन में ही उलझे रह जाते हैं। और जो बच्चे ऐसा करते हैं उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, है ना। ओके ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा पढ़ाई की है, शानदार शानदार, बहुत अच्छा। पूरा रिवीजन किया है ना, जो 4-5 दिनों में आपने पढ़ा था, 5 दिनों में जो भी आपने पढ़ा था उसका रिवीजन भी किया है भरपूर तरीके से। गुड। तो अब इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती है। आज हालांकि क्लास आपकी 2 मिनट लेट शुरू किया है हमने, तो वो 2 मिनट लेट में कैसे कहाँ पे कॉम्पनसेट कर दूंगा आप लोगों को तो पता है, पता भी नहीं चलेगा, है ना। शानदार तरीके से उसे हम कॉम्पनसेट करेंगे। ओके, बस इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए रखिए। जो भी पढ़ा उसका रिवीजन सप्ताह में, डेली टू डेली रिवीजन तो बहुत जरूरी है, बट सप्ताह में एक बार पूरे 5 दिनों का, 6 दिनों का रिवीजन अवश्य हो जाना चाहिए। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखें। टेस्ट भी दीजिए सर, उससे भी आप लोगों को चेक करना। अच्छा, टेस्ट के लिए संस्था तो टेस्ट लेती होगी, या संस्था को पता होगा टेस्ट वगैरह, तो हमें पता नहीं होता है। टेस्ट में वही क्वेश्चन रॉन्ग थे। अच्छा, टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग थे, टेस्ट भी हुआ है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं टेस्ट के विषय में मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। जानकारी होती तो मैं पक्का पक्का आपसे शेयर करता, मेरी जानकारी नहीं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों का संडे टेस्ट हुआ हो और मुझे मैसेज भी आया हो और मुझे जानकारी ना हो इस विषय में? जस्ट वेट, मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ, है ना। यूपीएससी वाला टीम ने मुझे जस्ट आपका विवेक, यूपीएससी वाला प्रहार बैच, ओह प्रहार बैच में भी टेस्ट हुआ था और उसका आज मुझे डिस्कशन करना था। सॉरी, आज तो स्लाइड लग नहीं पाई होगी। प्रहार बैच में क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आज ना करके कल की क्लास में कर लूँ तो चलेगा क्या? क्योंकि फिर से स्लाइड लगाने और सारी प्रक्रियाओं में आपसे 4-5 मिनट का आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो प्रहार बैच में ये स्लाइड मैं आपको कल अवेलेबल करवा दूंगा। निश्चित रूप से मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं और स्लाइड बन के आई हुई है क्वेश्चंस की, बट मैंने नोटिस नहीं किया और गड़बड़ हो गया। पर कोई बात नहीं है, वही स्लाइड हम कल आपकी क्लास में ले आकर उसको हम डिस्कस करा देंगे। ठीक है मित्रों, पक्का पक्का डिस्कस करा देंगे प्रहार बैच के। तब तक आज हम अपने टॉपिक को, सिलेबस के अपने टॉपिक को आरंभ करते हैं। महासागरीय नितल के उच्चावच समाप्त हो चुके थे। ओके और आज हमें पढ़ना है महासागरीय जल का तापमान, ठीक है ना। तो उसे हम एक संक्षिप्त बेसिकली जस्ट संक्षिप्त कल का सारांश तो आपने बार बार रिवीजन कर ही लिया है। तो कल क्या, लास्ट 5 दिनों का सारांश यही था कि हम लोगों ने महासागरों का क्षेत्रीयकरण किया, जिसमें से प्रकाश की प्रवेश्यता के आधार पर, जैव पारिस्थितिकी के आधार पर, भू राजनैतिक विभाजन के आधार पर तथा सागरीय नितल के उच्चावच के आधार पर हम लोगों ने सागरों के नितल के उच्चावचों का अध्ययन तमाम प्रकार से किया। और अब आज की कक्षा में हमें पढ़ना है, सभी हेडिंग देंगे। जस्ट आपके लिए एक टॉपिक यहां पर मैं लिख देता हूं, लिखें सागरीय तापमान।
सागरीय तापमान, ओशियनिक टेम्परेचर, ओशियनिक टेम्परेचर, सागरीय तापमान, सभी इसकी हेडिंग देंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तापमान बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि तापमान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लवणता और घनत्व को प्रभावित कर देता है, पर जितना भी महत्वपूर्ण है उसे मैं बड़े ही संक्षेप में और कॉन्क्रीट तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मेरा अनुमान है कि आप लोग एकदम ठीक से समझोगे। तो सभी हेडिंग दो सागरीय तापमान, सागरीय तापमान लिख दिया, डैश देकर, डैश देकर सभी लिखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि महाद्वीपों सहित, ऐसा कुछ शुरू करेंगे, महाद्वीपों सहित, महाद्वीपों सहित सागरीय जल, सागरीय जल में तापमान की मुख्य वजह, तापमान की मुख्य वजह सूर्य से प्राप्त होने वाली, सूर्य से प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा है, सूर्य तप की मात्रा है, जिसके प्रभाव से सागरीय जलराशियों में एक निश्चित तापमान क्षैतिज एवं लंबवत रूप से पाया जाता है, क्षैतिज एवं लंबवत रूप से पाया जाता है। पूर्ण विराम लगाएं और पूर्ण विराम लगाने के बाद लिखें कि तापमान ही सागरीय जल के भौतिक रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है, जैसे लवणता, घनत्व तथा सागरीय जल धाराओं का प्रवाह, सागरीय जल धाराओं का प्रवाह आदि। इसलिए इसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक माना गया है, महत्वपूर्ण भौतिक कारक माना गया है। पूर्ण विराम। हमेशा 3 ही चीजें पढ़नी है किसी भी इसमें बिंदु में। एक तो सामान्य इसकी भूमिका के पक्ष को पढ़ना है, भूमिका के बाद प्रभावित करने वाले कारक के पक्ष को पढ़ना है,
और कारक के बाद वितरण को पढ़ना। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा, वितरण को पढ़ना। और वितरण में दो प्रकार के वितरण की हम बात करते हैं, एक तो क्षैतिज वितरण की बात करते हैं और एक लंबवत वितरण की बात करते हैं, लंबवत वितरण की बात करते हैं। अभी आपने भूमिका के पक्ष को बताया है कि सागरीय जल ही है जो कि सूर्य तप को प्राप्त कर गर्म होता है, और गर्म होने के बाद सागरीय जल के भौतिक गुण में सबसे महत्वपूर्ण गुण आ जाता है घनत्व। भौतिक गुण में कौन सा आ जाता है? सबसे ज्यादा घनत्व की महत्व आती है। तथा इसके रासायनिक गुण में आ जाता है मूल रूप से लवणता एवं सागरीय धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। अब आती है बात मूल रूप से कारक की, कि सागरीय जल के तापमान को नियंत्रित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मैं कारकों पर चर्चा करूं इससे पहले एक प्रश्न का जवाब दे देता हूं, सभी बच्चों का है। आज से जहां तक है हिस्ट्री के भी एडमिशन ऑप्शनल के शुरू हो रहे होंगे, ठीक है। बच्चों ने पूछा, जैसे योगेश्वरी या योगेश्वर ने पूछा है, नाम ठीक से दूर से मैं देख नहीं पा रहा हूं। और भी कई बच्चों ने बोला है कि सर ऑप्शनल में कूपन कोड अवेलेबल करवा दीजिए। मैंने संस्था से इस विषय में चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा है कि सर बच्चों से आप बात कर लीजिएगा और उन्हें इन्फॉर्म करिएगा कि सारे के सारे बच्चे जो हमारे पास के इंक्वायरी नंबर हैं, ये कॉल नंबर जो भी हैं, जो लिखा रहता है कॉल अस, तो आप कॉल करेंगे, तो जैसे कॉल करेंगे तो इंक्वायरी में जिससे भी आपसे बात होती होगी तो आपको बताना है कि आप प्रहार बैच से हैं या संकल्प बैच से हैं, आपको अमुक ऑप्शनल सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, तो मेरे लिए एक कूपन कोड जनरेट कर दिया जाए। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, एडमिशन जिनका है, एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, उन्हें कूपन कोड जनरेट के 1-to-1 कूपन कोड जनरेट कर दिया जाएगा। और वो जनरेट करके जैसे आपको अवेलेबल करते हैं, आप तत्क्षण एडमिशन ले सकते हैं। 5 मिनट की कुल प्रक्रिया है। तो आप सभी ऑप्शनल में अपना एडमिशन इस प्रकार से कर सकते हैं। जो भी आपके पास, गुरुजी कौन सा नंबर है, अब जो भी नंबर अवेलेबल होंगे ये मुझे भी नहीं पता है, आपके पास कॉल के लिए जो भी नंबर अवेलेबल होंगे या कि वेबसाइट में अवेलेबल होंगे या कुछ भी, यूपीएससी की वेबसाइट्स में नंबर तो होंगे ही, पक्का अवेलेबल होंगे। तो उन नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको तुरंत आपको जो भी टेली कॉलर्स के नंबर हों उनमें आपने कॉल किया तो आपको 1-to-1 प्रॉपरली कूपन कोड मिलेगा। उस कूपन कोड के आधार पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें कर सकते हैं। वो कॉल नहीं उठाते, दिन में 50 बार करते हैं तो भी। विराट ने लिखा है, विराट एक बार आज कोशिश करिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर एक बार आज कोशिश करिए, अदरवाइज मैं फिर संस्था को इस विषय में भी बोलूँगा कि फ़ोन नहीं उठता है। विष्णु ने कहा सर क्लास 8 बजे से शुरू कर दे। विष्णु थोड़ा सा रुक जाओ भाई, मैंने कहा था 1 हफ्ते 2 हफ्ते रुक जाओ, क्लास 8 बजे शुरू कर देंगे, और बोलोगे तो 7:30 बजे से भी शुरू कर देंगे। परेशान मत हुआ करो, ठीक है। ओके, कुछ बच्चों ने लिखा है तमाम कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, चलो छोड़ो, ये सब बातें तो है ना। सर आज क्लास क्या हिस्ट्री का, ये तो आपकी वेबसाइट में होगा। ओके, हाँ बिल्कुल, हिंदी ऑप्शनल शुरू हुआ है और शानदार तरीके से शुरू हुआ है। हिंदी ऑप्शनल में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके तमाम मनचाहे चहेते ऑप्शनल विषय शुरू हो चुके हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। सब शुरू हो चुके हैं। आगे बात करते हैं। बंद करो, चलो। कोई नंबर नहीं लगता सर, ओहो ऐसे कैसे। अच्छा चलो, तो मैं आज संस्था से एक नंबर प्रॉपरली पूछ लूँगा जिसमें फ़ोन उठाया ही जाता है, तो उस हिसाब से आपको कल मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ूँ अब। तो बात आती है, आज का टॉपिक बहुत ही थोड़ा रफ है। आज के टॉपिक में बहुत उतना पीछे जैसे टॉपिक जैसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, और थोड़ा सा आप लोगों को भी वर्क करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। बट
ठीक है, टॉपिक अच्छा है, पढ़ना अच्छा है। तो अब सभी के सभी हेडिंग देंगे सागरीय तापमान को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक। बहुत सिंपल सी बातें होंगी, बहुत सिंपल सी। पहली बात जो आपको समझ में आएगी, पहली बात, सूर्य तप की मात्रा। अब ये सूर्य तप क्या है? सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, सूर्य से जो ये ऊर्जा मिलती है। तो मुझे जल्दी से बताओ, आप ही बताएं कि क्या ये सालों भर बराबर मिलती है? अभी इस समय दिल्ली में सूर्य की मात्रा, और उसके अलावा देखो मेरी बात सुनना, गर्मियों में सूर्य तप की मात्रा, गर्मियों में दिल्ली में भगवान सूर्य या भास्कर या आदित्य जो भी नाम कहो, आग बरसा रहे होते हैं, आग बरसा रहे होते हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा होता है, इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप होती है। तो दूसरी तरफ ठंडियों में आपको पता होगा, न्यूज़ सुनते होंगे अगर, कि दिल्ली में मौसम की वजह से रेड अलर्ट जारी हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में बर्फबारी की नौबत आ जाए, ऐसी स्थिति आई है। शीतलहर के प्रभाव से तापमान ऐसा नीचे गिरा है। और आप लोग बोलते हो कि सर 8 बजे से क्लास कर दीजिए, अमुक बजे से क्लास कर दीजिए, मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा दोस्तों। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, कुछ भी ठान लिया जाए तो करने को तो सब कुछ हो सकता है, बट थोड़े दिन कोऑपरेट करो। तो ऐसी ठंडियां हैं क्योंकि सूर्य तप की मात्रा कम है। तो जल्दी से बताएंगे, अगर सागरीय जल के तापमान की सर्वाधिक प्रमुख वजहों में सूर्य तप की मात्रा ही होगी, तो गर्मियों और ठंडियों का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपका जवाब होगा सर निश्चित रूप से पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया कि सूर्य तप की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सूर्य तप की मात्रा में ध्यान से 2 बातें आती है, 2-3 बातें आती हैं। अब 2-3 बातों में सुनना ध्यान से। सबसे पहले किरणों के झुकाव की बात आती है, किरणों का झुकाव। और ये किरणों का झुकाव ही है जो कि विंटर्स एंड समर पैदा करता है। जब किरणें सर्वाधिक लंबवत होती हैं हमारे सिर के ऊपर, तो सूर्य हमारे समीप भी होता है, यह भी बात होता है। और जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि जरूरी हो, बट सूर्य की किरणें जब सर्वाधिक लंबवत होती हैं तो तापमान उच्च प्राप्त होता है, और सूर्य की किरणें जब तिरछी होती हैं तो तापमान कम प्राप्त होता है। विंटर्स में जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी के संदर्भ में देखना, भारत की अवस्थिति मान लो कि यहां पर है, ये दिस वन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत अवस्थित है। भारत का एक एस्केमेटिक मैप बना देता हूं, और सुंदर सा भी भारत का मैप बनाऊंगा, पर अभी भारत का मैं एस्केमेटिक मैप बना देता हूं। आप सभी जानते हैं जो आपकी कर्क रेखा है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और यहां कहीं पर मकर रेखा है। मकर रेखा पर सूर्य दिसंबर जनवरी में आप ये भी जानते हैं 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, वर्टिकल होता है। अब आपके मन में ये भी हो सकता है कि सर जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है, तो फिर आप 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति क्यों मनाते हो? बेसिकली ये जो मकर है, ये जो सूर्य की मकर संक्रांति की बात है, ये मकर रेखा पर लंबवत होने की है, पर जो हम कल मना रहे थे ना, वो राशियों के आधार पर मनाया जाता है। कल या परसों के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा था। तो ये
राशियों में प्रवेश करने के आधार पर मनाया गया फेस्टिवल हिंदुइज्म में मनाया जाता है। भारतवर्ष में इसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कहीं इसे पोंगल पर्व मनाया, कहीं बिहू पर्व मनाया। पूरे भारतवर्ष में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिहू पर्व मनाया तो वो एक अलग चीज है, तो दोनों में अंतर है। तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, सपोज यहां पर है, सूर्य की किरणें लंबवत यहां पर हो रही हैं। जब सूर्य यहां पर माना कि सन है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर है तो मकर रेखा पर इसकी किरणें तो लंबवत हैं, लेकिन कर्क रेखा की तरफ इसकी किरणें झुकाव लिए हो जाती हैं। इंक्लिनेशन प्राप्त होता है। इंक्लिनेशन जितना बढ़ता है, देखो जैसे यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी देखो और यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी देखो। इंक्लिनेशन जितना बढ़ता है, सूर्य किरणों का झुकाव जितना बढ़ता है, इन किरणों को उतनी अधिक दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है, उतने बड़े वायुमंडल के क्षेत्र को ट्रेवल करना पड़ता है, तो ज्यादा बड़े भौगोलिक प्रदेश को भी गर्म करना पड़ता है। इसलिए किरणों की तिर्यकता जितनी बढ़ती जाती है, तो किरणों की बढ़ती तिर्यकता के आधार पर तापमान घटता जाता है। जैसे आप देखोगे, इसी के संदर्भ में अगर आप यहां देखो, इसी के संदर्भ में इक्वेटर में देखो, इसी के संदर्भ में यहां देखो, तो जैसे जैसे अब मकर रेखा से उत्तर की ओर आप देखोगे तो लगातार किरणों की तिर्यकता बढ़ती जाएगी। तो मकर रेखा की तुलना में जैसे ऊपर जाओगे तापमान कम, और ऊपर जाओगे तापमान कम, और ऊपर जाओगे तापमान कम, और कर्क रेखा या इससे और ऊपर जाओगे तो तापमान और ही कम प्राप्त होगा। इसीलिए हमें विंटर्स में सूर्य किरणों की प्रभाविता अत्यंत ही कम प्राप्त होती है, अत्यंत ही कम प्राप्त होती है, तो विंटर आ जाता है। तो सबसे पहले तो सूर्य किरणों के झुकाव की आपने बात कर दी। अब सूर्य किरणों की झुकाव के साथ आपने, हालांकि जिसका सीधा संबंध इसी से है, ऋतु परिवर्तन से भी है, ऋतु परिवर्तन से भी है। अब आप जानते हैं कि ऋतुओं के संदर्भ में गर्मियां हैं, ठंडियां हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा है। तो ऋतु परिवर्तन में गर्मियों में निश्चित रूप से सागरीय जल का तापमान अधिक होगा, तो ठंडियों में सागरीय जल के तापमान में कमी आएगी। पर हां, ध्यान रखना, एक बात आपको जानना चाहिए कि सागरीय जल के तापमान में जो दैनिक तापमान का विरोधाभास पैदा होता है, दैनिक ताप विरोधाभास पैदा होता है, उसका प्रभाव नहीं होता। किसका? दैनिक ताप विरोधाभास जो पैदा होता है, उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को सूर्य तप की मात्रा के संदर्भ में जानना होगा। ठीक है ना? फिर अब आगे बात करता हूं। एक सामान्य सा तथ्य है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर में सूर्य किरणें लगभग मान लेते हैं सालों भर लंबवत हैं, लगभग मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि सूर्य उत्तरायण को जाएगा तब भी इक्वेटर से गुजरेगा, दक्षिणायन को जाएगा तब भी इक्वेटर से गुजरेगा, लंबवत नहीं भी है तब भी सालों भर सूर्य किरणों की प्रभाविता अधिक है। तो सूर्य किरणों की प्रभाविता अधिक होने के कारण इक्वेटर में सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, और जैसे जैसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है। तो घटते सूर्य तप की मात्रा के आधार पर सागरीय जल का तापमान भी बेसिकली घटता जाता है। ये तमाम बातें मुझे यहां पर आपको अभी फिलहाल लिखानी है, तो लिखो सभी के सभी सूर्य तप की मात्रा में डैश देकर लिखो कि विषुवत रेखा में सूर्य ताप विषुवत रेखा में सूर्य ताप कितना प्राप्त होता है? सभी के सभी लोग लिखेंगे सूर्य ताप लगभग सालों भर, सूर्य तप लगभग सालों भर 100% प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है जबकि दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर, जबकि दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर औसत रूप से इसकी मात्रा घटती जाती है जिसका प्रभाव सागरीय जल के औसत तापमान में भी देखा जाता है। पूर्ण विराम। अब दूसरा बिंदु लिखो। दूसरा बिंदु लिखो, ऋतु परिवर्तन डैश देकर ऋतु परिवर्तन का प्रभाव सूर्य किरणों के झुकाव या तिर्यकता, सूर्य किरणों के झुकाव या तिर्यकता में पड़ता है। पूर्ण विराम लगाएंगे। विंटर्स में, ठंडियों में यह झुकाव सर्वाधिक होता है। इसलिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा घटती है, जबकि गर्मियों में लंबवत किरणों के प्रभाव से सागरीय जल का तापमान अधिक प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। तो पहला सूर्य तप से जुड़ी हुई मात्रा थी, दूसरी ऋतु परिवर्तन से। तीसरे नंबर पर लिखो वायुमंडलीय कारक। तीसरे नंबर पर वायुमंडलीय कारक एटमॉस्फेरिक फैक्टर। और एटमॉस्फेरिक फैक्टर में पहला बिंदु लिखेंगे। लिखें प्रचलित पवने या पवनों का प्रभाव। लिखे सभी। प्रचलित पवन मतलब जो भी पवन प्रचलित होती हैं उनके प्रभाव, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि व्यापारिक पवन हो गई, पछुआ पवन हो गई, ध्रुवीय पूर्वा पवन हो गई। क्लाइमेटोलॉजी में ये पढ़ोगे सब। ध्रुवीय पूर्वा पवन हो गई। इन सब का प्रभाव क्या होता है? तो लिखें पवने सागर सतह पर संचरित होती हुई
संचरित होती हुई जल कणों में घर्षण पैदा करती हैं। जल कणों में घर्षण पैदा करती हैं। जल कणों में घर्षण पैदा करती हैं, जिसके प्रभाव से जलीय तापमान बढ़ जाता है। जलीय तापमान बढ़ जाता है। पूर्ण विराम। तो प्रचलित पवनों का प्रभाव यह हो गया। तो बी पॉइंट लिखो। बी पॉइंट में दो बातें लिखेंगे। मेघाच्छादन मतलब जब बादलों से ढका हुआ हो आसमान, एवं वाष्पन, दोनों को एक साथ लिखेंगे। एक तो जब मेघों से ढका हो आसमान, और दूसरा जब मेघों से रहित हो और वाष्पन अधिक हो रहा हो। दोनों दशा में लिखो कि जिन प्रदेशों में मेघ आच्छादन सघन पाया जाता है। मेघ आच्छादन सघन पाया जाता है। वहां सूर्य की किरणें जल सतह तक पहुंचने में बाधा प्राप्त करती हैं। अब बादल छाए हुए होंगे मित्रों, सूर्य की किरणें सतह तक नहीं पहुंचेंगी, बाधा प्राप्त करती हैं, जिससे जल सतह का तापमान सापेक्षिक रूप से घट जाता है। ठीक है, सापेक्षिक रूप से घट जाता है। पूर्ण विराम लगाएं। फिर लिखेंगे। पूर्ण विराम लगाएं तो फिर लिखेंगे, जबकि इसके विपरीत दूसरी दशा में भी घटेगा। जबकि इसके विपरीत स्वच्छ आसमान वाले वह क्षेत्र जिनमें वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो। ठीक है, की दर अधिक हो, वहां जहां भी वाष्पन में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो, वहां भी तापमान में गिरावट आती है। वहां भी तापमान में गिरावट आती है। वहां भी तापमान में गिरावट आती है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। अब सी पॉइंट लिखो। सी पॉइंट इसमें सी पॉइंट। अब सी पॉइंट में लिखोगे वायुदाब।
वायुदाब। वायुदाब का प्रभाव क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डैश देकर लिखेंगे जिन भौगोलिक प्रदेशों में जिन भौगोलिक प्रदेशों में वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, वहां वाष्पन मत लिखो। जहां वायुमंडलीय दाब अधिक होता है वहां ऐसा कुछ लिखो, जल अणुओं के मध्य। आज मेरा मूड ऑफ हो गया पढ़ाने में, मैं सच बताऊं। जल अणुओं के मध्य संपीड़न बल कार्य करता है। संपीड़न बल कार्य करता है जिससे तापमान में वृद्धि देखी जाती है। तापमान में वृद्धि देखी जाती है। ओके, वायुदाब जहां होगा वहां पर भी तापमान बढ़ेगा, लेकिन सब चीजों में जस्ट वेट मित्रों, जस्ट वेट। ओके, आज थोड़ा सा रिदमिक वे में ओके ये टॉपिक प्रचलित पवनों का प्रभाव, मेघाच्छादन का प्रभाव, कोई बात नहीं, इसको एक बार फटाफट फिनिश करते हैं, ओके। प्रचलित पवनों का प्रभाव, मेघाच्छादन एवं वाष्पन का प्रभाव, वायुदाब का प्रभाव एटसेट्रा। जहां पर वायुदाब अधिक होगा वहां पर तापमान बढ़ेगा। बस छोड़ दो, 3 फैक्टर हो गए, ठीक है ना। अब एक तो हमने लिखा सूर्य से संबंधित, दूसरा ऋतु परिवर्तन से संबंधित, तीसरा वायुमंडल से संबंधित, तो चौथा एक और लिख सकते हैं सागर से संबंधित। एक और फैक्टर लिख दो, सागर से संबंधित कारक। सागर से संबंधित। अब सागर से संबंधित कारकों में 2 बातें एक साथ लिखेंगे। पहला, जलधाराओं का प्रभाव, जलधाराओं का प्रभाव। जलधाराओं के प्रभाव में फिर से 2 बातें आती हैं। एक तरफ गर्म धारा आती है और दूसरे तरफ ठंडी धारा आती है, ठंडी धारा आती है। अब इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? इनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर गर्म जलधारा है तो तापमान को बढ़ाएगी, ठंडी जलधारा है तो तापमान को घटा देगी, ठीक है। क्या होगी? जलधारा होगा तो इसका प्रभाव पड़ेगा। क्लियर हो गया ना मेरी बात? 2 बातें, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा का क्या प्रभाव पड़ता है और
ठंडी जलधारा का प्रभाव क्या पड़ता है। हो गया क्लियर बात यहां पर। दूसरे नंबर पर जलधाराओं के प्रभाव में दूसरे नंबर पर क्या बात आती है, ध्यान से देखें यहां पर। एक तरफ ध्रुवीय क्षेत्र हैं जिसमें से हिम है, तो हिम का प्रभाव क्या पड़ेगा, बर्फ का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर हिम का जल पिघलेगा और हिम के पिघलने से जल की प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से तापमान गिरेगा, है ना, तापमान गिरेगा, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तीसरे नंबर पर सागर से संबंधित ही आप सारी चीज लिख रहे हैं। तीसरे नंबर पर लवणता का भी प्रभाव पड़ता है, लवणता का प्रभाव। और चौथे नंबर पर जैव पारितंत्र का प्रभाव पड़ता है, जैव पारितंत्र का प्रभाव पड़ता है। इतनी तमाम चीजें का प्रभाव पड़ता है। समझ गए आप मेरी बात। अब इसमें से क्या क्या है। हिम का प्रभाव कैसे, बड़ा सरल है। ध्रुवीय हिम पिघलेगा और जैसे हिम पिघलेगा तो हिम के पिघलने से प्राप्त ठंडा जल ठंडी जलधाराओं को पैदा कर देगा। दूसरे नंबर पर लवणता का क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां लवणता अधिक होगी, घनत्व अधिक होगा, जल अणुओं के मध्य संघट्ट अधिक होगा, तापमान बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट यहां पर जैव पारितंत्र का प्रभाव क्या है। जहां पर जीवों की प्रचुरता या बहुलता पाई जाएगी, जीव अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, तो जीवों की अधिकता से जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं, और जीव जो भी रेस्पायरेशन एक्टिविटीज करता है, उसकी वजह से जो ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, उससे भी सागरीय जल का तापमान बढ़ेगा। तो यहां पर हिम का प्रभाव क्या होता है। हिम तापमान को क्या कर देता है, जल के तापमान को घटा देता है। लवणता सागरीय जल के तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। जैव पारिस्थितिक दशाएं भी सागरीय जल के तापमान को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो इस तरह से सागर से संबंधित चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो अब इसमें एक फैक्टर और लिख सकते हैं, सपोज ये चौथा था, इसमें एक फैक्टर और लिख सकते हैं, सागरीय जल का विस्तार आप लिख सकते हैं। विस्तार में गहराई के संदर्भ में भी लिख सकते हैं, और विस्तार में क्षेत्रफल का संबंध भी लिख सकते हैं। विस्तार में दो बातें आती हैं। अगर सागरीय जल स्थल से घिरा है तब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दूसरी तरफ खुला सागर है तब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर इन दोनों का प्रभाव के संदर्भ में इनकी अक्षांशीय स्थिति पर देखने से प्रभाव पड़ता है। अक्षांशीय स्थिति को देखने से समझ में आता है। अगर ये उष्ण कटिबंधों में स्थलों से घिरा हुआ सागरीय जल क्षेत्र होगा, बहुत सिंपल, उष्ण कटिबंधों में अगर स्थल से घिरा हुआ सागरीय जल क्षेत्र होगा तो स्थलखंड अपनी अधिक ऊष्मा सागरीय जल क्षेत्र को प्रदान कर तापमान को बढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें आपको देखना पड़ेगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है या शीत कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंध में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से स्थल से घिरे क्षेत्रों में तापमान सागरीय जल का अधिक प्राप्त होगा, जबकि शीत एवं शीतोष्ण कटिबंधों में शीतोष्ण कटिबंध में अगर आप देखेंगे तो तापमान धीरे धीरे गिरता जाएगा, तापमान का फॉल होता जाएगा।
क्यों फॉल हो जाता है? क्योंकि शीत एवं शीत कटिबंधों में जो स्थल खंड का तापमान होगा वो सागरीय जल से नीचे प्राप्त होता है, और स्थल अपने कम तापमान के प्रभाव से सागरीय जल को भी धीरे धीरे ठंडा कर देते हैं, धीरे धीरे ठंडा कर देते हैं। तो ये इस तरीके से इन तमाम फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, इन तमाम फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी के सभी कारक मूल रूप से किससे संबंधित है? सागरीय जल से संबंधित हैं। तो धाराओं के प्रभाव में सभी के सभी लिखेंगे, शुरुआत करेंगे। आपने लिख तो लिया होगा लेकिन फिर भी एक एक लाइन में धाराओं के प्रभाव में लिखें। गर्म जल धाराएं, गर्म जल धाराएं सागरीय जल के ताप को सागरीय जल के ताप को बढ़ा देती हैं, बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं ठंडी जलधाराएं घटा देती हैं। बस इतना ही लिखो। हिम का प्रभाव, हिम का प्रभाव, हिम के प्रभाव में डैश देकर लिखो। हिम के पिघलने से, हिम के पिघलने से प्राप्त ठंडा जल, प्राप्त ठंडा जल सागरीय जल के तापमान को, सागरीय जल के तापमान को घटा देता है, घटा देता है। नेक्स्ट, लवणता का प्रभाव, लवणता का प्रभाव। लवणता का प्रभाव, लवणता के प्रभाव में लिखेंगे कि लवणता की अधिकता से, लवणता की अधिकता से प्रत्यक्ष डायरेक्ट तो नहीं होता बट इनडायरेक्ट प्रभाव जो पड़ता है, लवणता की अधिकता से घनत्व एवं, घनत्व एवं जल अणुओं के मध्य आपसी, जल अणुओं के मध्य आपसी, आपसी टकराव बढ़ते हैं, टकराव बढ़ते हैं, टकराव बढ़ते हैं, जिससे, जिससे जिससे सागरीय जल का ताप बढ़ जाता है, सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जैव पारितंत्र का प्रभाव, जैव पारितंत्र का प्रभाव डैश देकर लिखेंगे। जिन सागरीय जल क्षेत्रों में, जिन सागरीय जल क्षेत्रों में सागरीय पादप प्लवक, सागरीय पादप प्लवक या जंतु प्लवक, जंतु प्लवक, प्लवक अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं,
उपस्थित होते हैं, वहां अन्य प्रकार के शाकाहारी एवं मांसाहारी, अन्य प्रकार के शाकाहारी एवं मांसाहारी जलीय जंतु वर्ग भी, जलीय जंतु वर्ग भी प्रचुरता में पाए जाते हैं, जलीय जंतु वर्ग भी प्रचुरता में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिससे जलीय तापमान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, यहां इससे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में, इसी में सागर से संबंधित तो चौथा पांचवा लिखो। उष्णकटिबंधों में कम विस्तार वाले सागरों का तापमान अधिक विस्तार वाले सागरों की तुलना में, अधिक विस्तार वाले सागरों की तुलना में अधिक पाया जाता है। छोटे सागरों का तापमान अधिक होगा, अधिक पाया जाता है, जबकि शीत एवं शीतोष्ण कटिबंधों में, जबकि शीत एवं शीतोष्ण कटिबंधों में इसके विपरीत स्थिति प्राप्त होती है, इसके विपरीत स्थिति प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ओके, ठीक है ना। तो यहां ये सागर से संबंधित तापमान है, सागर से संबंधित तापमान की बातें थी। इतने कारक हैं जो कि सागरीय जल के तापमान को क्या कर देंगे, प्रभावित कर देंगे, सागरीय जल के तापमान को प्रभावित कर देंगे। अब इसमें से मैं ये भी जानता हूं कि कई ऐसे कारक हैं जो कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आए होंगे, बिल्कुल नहीं आए होंगे, जिनकी प्रभाविता से अगर मैं ही प्रश्न बनाकर आपको दे दूं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। बट ये सारी की सारी चीजें एक बार फिर से रिपीट होती हैं लवणता के टॉपिक में, सैलिनिटी के टॉपिक में। इसीलिए अगर आप अपने क्लास का हेडिंग भी देखेंगे, आज का मेन हेडिंग देखेंगे जो कि आपके उसमें अपलोड रहती है ऐप में, तो उसमें सागरीय तापमान और लवणता दोनों के दोनों एक साथ जुड़कर, दोनों के दोनों एक साथ जुड़कर बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को समझ में नहीं आया, जिनने बेसिक्स तो पढ़ा है उन्हें तो खूब अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन जिन्होंने कभी बेसिक पढ़ा ही नहीं, ज्योग्राफी देखा ही नहीं, उन्हें नहीं समझ में आया। मुझे पता नहीं समझ में आता, तो नहीं समझ में आता तो मैं तो बॉदर भी नहीं करता, सही बात बताऊं ये है ना। तो मुझे इससे कोई परेशानी भी नहीं, लेकिन मेरा प्रयास जरूर रहेगा कि सबको समझ में आ जाए। तो अभी जो कारक हैं उन कारकों के बारे में मैंने लिखा दिया, और ये सारे कारक एक साथ फिर से आएंगे लवणता में, और लवणता में इनका एक्सप्लेनेशन समझने का ज्यादा आता है। इनका एक्सप्लेनेशन कैसे आता है, समझने का ज्यादा आता है। अभी लिखना था आपको, लिखा आपने, वहां समझना है कैसे। जैसे कैसे मैंने एक सिंपल सी बात लिखा तो अवश्य दे कि जो छोटे सागर होंगे उष्ण कटिबंधों में, खुले सागर मतलब जो बड़े सागर होते हैं उनके तुलना में उनका तापमान हमेशा अधिक होता है। बट मैंने समझाया नहीं, मैंने इनके उदाहरण अभी प्रस्तुत आपके लिए नहीं किए ही नहीं, कहीं कोई उदाहरण नहीं दिए। समझ गए मेरी बात कि नहीं।
पर जैसे जैसे उदाहरण देते हुए इनके एक एक पक्षों को समझाएंगे, हर बात जिन्हें नहीं आई होगी समझ में, उन्हें भी हर एक बात अक्षरशः समझ में आ जाएगी। तो घबराएं नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो तकलीफ में रहेंगे, और आपकी तकलीफ से मुझे तो मजा नहीं आएगा, पक्का पक्का सी बात है ना। तो तकलीफ में ना आए, बस यहां पर ध्यान से सुनते जाएंगे कि अभी आज मैंने यहां पर किन किन बिंदुओं का जिक्र किया है, किन किन बिंदुओं का जिक्र किया है। तो अब आगे कौन से बिंदु का जिक्र है। ओके, अब देखो मजे मैंने कैसे लिए, आपकी बात समझना। कि आज मेरा मूड ऑफ हो गया। अब मूड ऑफ होने की वजह कुछ और है। मूड ऑफ होने की वजह बेसिकली कुछ कहते ना, एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, क्लास का इन्वायरमेंट नहीं था, एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है। वो फिजिकल इन्वायरमेंट था। मैंने जैसे ही चर्चा की, बाकी आगे कोई शब्द नहीं। तो अपने अपने तरीके से बच्चों ने तरह तरह के एक्सप्लेनेशंस लिखे, तरह तरह के एक्सप्लेनेशन लिखा। जैसे किसी एक बच्चे ने, मैं वो भी बताता हूं, मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बताता हूं। किसी एक बच्चे ने लिखा था, एक बच्चे ने केवल लिखा था कि सर ये टॉपिक हिमांशु थापा सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो मैं स्वागत करता हूं, संस्था के सभी शिक्षकों से आप पढ़ सकते हैं, जहां जो टॉपिक जिसने बेहतर पढ़ाया हो। एक बच्चे ने लिखा था, तो मैं तो उनके लिए कहता हूं, और उनके लिए नहीं, बाकी बच्चों के लिए भी कहता हूं कि जिसे जिसकी जो क्लास पसंद है। मैं क्या पढ़ाता हूं तो मुझे पता है ना, ये आप तो इसका पैरामीटर सेट करोगे नहीं, तो इसमें आप लोगों को आपस में इतना विचार विमर्श में उलझने की क्या जरूरत है। पागलों की तरह हरकत करते हो मित्रों, अपनी चाबी जीवन में कभी दूसरे के हाथों में मत सौंपना। हम लोग बहुत ही मेंटली परिपक्व होते हैं, इन सब चीजों से बहुत ऊपर होते हैं। समझ में आई मेरी बात की नहीं। हमें पता होता है कब किस टॉपिक पर कितनी डेप्थ देनी है। इसके एक एक लाइन को क्रिस्टल क्लियर करके समझाना शुरू करेंगे ना, तो पागलों की तरह हर चीज समझ में आएगी। और एक चीज और बता दे, ना केवल समझ में आएगी बल्कि आप एकदम वाह वाह करते हुए यहां से क्लास से जाओगे। लेकिन मुझे पता है यहां जरूरत ही नहीं मुझे इसकी समझाने की, जहां जरूरत होगी हम वहां समझाएंगे। आप अपना परसेप्शन एक दिन क्या बनाते हो, आपका ही परसेप्शन दूसरे दिन बदलता है, बट हमारे परसेप्शन हर दिन के एक जैसे होते हैं। मुझे पूरा का पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट करना है, और A to Z सिलेबस कंप्लीट करना है तो मुझे ये पता होता है कब कहां कैसे वेटेज देना है। तो अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग आपस में ये सब डिस्कशन में मत उलझा करो, ठीक है ना। आप लोग कभी भी आपस में इस डिस्कशन में ना उलझा करो। हां, उन बच्चों के लिए मैं जरूर कहता हूं कि जिन्हें जिनकी क्लास समझ में आए वो उनका क्लास लें। संस्था का उद्देश्य ही है कि आपको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हो, ठीक है ना, सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हो। तो अब वो लाभ प्राप्त करने के लिए हम तो कहते हैं कि हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के टीचर से बड़ी अच्छी मित्रता है आपस में। आपको ये पता होना चाहिए, हमारे मतलब मेरे नहीं, सभी की आपस में एक दूसरे की, और सब एक दूसरे की मित्रता के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ बात करके हम लोग बताते हैं कि सर ये चीजें ऐसी चल रही है, यहां पर ये चीजें ऐसी चल रही, वो पर चीजें ऐसी चल रही है। सर मैं आपसे ये सीखता हूं, तो वो मुझसे कहेंगे कि सर मैं आपसे ये सीखता हूं, और सब चीजें करके हम कोशिश करते हैं कि आपको सर्वोत्तम लाभ हो। तो फिर इसमें कहां कोई यहां पर आपस में विचार विमर्श, जिरह, गिले शिकवे, इन सब का स्थान कहां बचता है। मस्ती से पढ़ा करो, जहां से शुरू करो जहां तक अंत करो, जितने टीचर से पढ़ने का मन करे सबसे पढ़ो, लेकिन आपको लाभ सर्वाधिक होना चाहिए। उद्देश्य संस्था का यह है, समझ गए। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, एक बच्चे ने लिखा, दो बच्चों ने ही केवल लिखे। एक बच्चे ने ये लिखा तो आप लोग आपस में उलझ गए। दूसरे ने क्या लिखा कि सर आज आपने लिखाया अधिक है, समझाया कम है। तो मुझे भी तो मैसेज दिखता है, पक्का लिखाया अधिक है, समझाया कम है। क्यों समझाया कम है? क्योंकि कहीं कहीं आप भी तो समझ कर आए होंगे, कुछ आप भी तो समझेंगे। और मैं ये भी देखना चाहता हूं, ये हमारे थर्मामीटर होते कि हम चेक करना चाहते हैं आप कुछ करते भी हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अब नहीं करेंगे तब फिर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? जब नहीं कर रहे हैं कुछ भी आप, तब भी हम किस लेवल पर जाकर पढ़ाएं, यह भी हमें समझ में आता है। इसीलिए ध्यान रखो कि इन सब में आपस में मत उलझा करो, ठीक है। आगे आते हैं इस टॉपिक को, चलो फटाफट
यहां पर हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, लिखो सागरीय तापमान का वितरण। सागरीय तापमान का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरीन टेम्परेचर। चलो बंद करो अब कमेंट्स, बंद करो ये कमेंट्स, चलो बंद करो अब, चलो चलो पढ़ो फटाफट। सागरीय तापमान का वितरण, ठीक है। अब सागरीय तापमान के वितरण में ध्यान से, यहां पर हम दो प्रकार का वितरण करेंगे, केवल सिंपल दो प्रकार का वितरण करेंगे। उसके अलावा इस वितरण से भी चीजें चली जाएंगी लवणता में, क्योंकि दोनों ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जब दोनों टॉपिक को आप एक दूसरे से पढ़ेंगे तो इसके कुछ पक्ष और इनरिच होंगे। तो पहला वितरण कौन सा आता है, तो सभी के सभी लोग लिखेंगे अक्षांशीय वितरण, अक्षांशीय वितरण या क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन और लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, ये कहता है, ये टॉपिक कहता है कि माना कि ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के संदर्भ में अगर आप इक्वेटर से पोलवर्ड जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। दोनों ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। अब देखो, यहां अगर आप देखोगे तो ये विषुवतीय प्रदेश है, इक्वेटोरियल जोन है। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के अगर बीच देखेंगे, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ अगर देखेंगे, इक्वेटर पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। और जैसे इसके इधर की ओर जाएंगे ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और इधर की ओर जाएंगे ये सदर्न हेमिस्फेयर है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आता है। अब उत्तरी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो ध्यान से, फिर से यहां एक रेखा है, कर्क रेखा, देखो दिस वन 23.5 में प्राप्त होती है, 23.5 में। और यहां सदर्न हेमिस्फेयर में यहां मकर रेखा प्राप्त होती है, यह भी 23.5 में प्राप्त होती है। एक ये प्राप्त हुआ यहां पर आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में प्राप्त होगा आर्कटिक सर्कल। तो दक्षिण में यहां पर अंटार्कटिक सर्कल प्राप्त होता है, जो कि 66.5 डिग्री साउथ में प्राप्त होता है। इन कटिबंधों ने, इन अक्षांश रेखाओं ने पृथ्वी को कुछ मौलिक कटिबंधों में बांटा। जैसे विषुवतीय क्षेत्र हुआ, तो अब यहां कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है यह उष्ण कटिबंध है। यहां पर भी यह उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। फिर इसके बाद यह शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है, शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। तो यहां पर भी यह शीतोष्ण कटिबंध का, दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र होगा। अर्थात कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल के बीच और मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल के बीच 23.5 से 66.5 के मध्य शीतोष्ण कटिबंध है। तो फिर इसके बाद और नॉर्थ में यहां अगर आप जाएंगे तो यह शीत कटिबंध है ध्रुवों के आसपास। तो दक्षिण में भी यहां पर शीत कटिबंध प्राप्त होंगे, शीत कटिबंध। तो पृथ्वी को तापमान के आधार पर सामान्यतः इन पेटियों में बांटा गया है। फिर धीरे धीरे आज के डेट में आधुनिक विद्वानों ने इन्हें उपोष्ण कटिबंध, उपध्रुवीय कटिबंध जैसी अन्य पेटियों में भी डिवाइड किया है। अब विषुवत रेखा से जब उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में जाते हैं तो तापमान का वितरण कैसा है, तो विषुवत रेखा से जब ठीक दक्षिणी गोलार्ध में भी जाते हैं तब वितरण कैसा है। अब इसे तापमान के आधार पर बांटने के कई तरीके हो सकते हैं।
पहला तो इसका गोलार्धीय वितरण आप बांट सकते हैं, फिर दूसरा ये अक्षांशीय वितरण के रूप में बांट सकते हैं। तो तीसरा हो सकता है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, गहराई के अनुसार लंबवत वितरण के रूप में भी देख सकते हैं। तो हम क्यों न शुरुआत करें गोलार्धीय वितरण से। तो सभी लोग लिखें हेमिस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, गोलार्धीय वितरण, गोलार्धीय वितरण, गोलार्धीय वितरण सभी लिखेंगे। और गोलार्धीय वितरण में आपको बता दूं कि अगर पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक सदर्न हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का औसत तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर का औसत तापमान लगभग, अब अगर इसे और बारीकी से देखना है तो 19.1 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। तो ये 16.4 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लगभग 16 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। यहां जो भी आंकड़े लिखाते हैं वो आपकी सहजता और सरलता के लिए लिखाते हैं, ताकि आपको कहीं कठिनाई ना हो। अब इसे 19.1 डिग्री सेल्सियस और इसे 16.4 डिग्री सेल्सियस, ये तमाम बातें लिखने का कोई औचित्य बनता नहीं है। लगभग में लिखा दिया तो ये बातें यहां पर एकदम क्लियर हो जाती हैं, लगभग में लिख लेंगे तो क्लियर हो जाती हैं। ये तापमान ऐसा प्राप्त होता है। अब फिर जैसे आपने इस तापमान को दिखाया ना, तो प्रश्न होता है ऐसा क्यों प्राप्त हुआ। उत्तरी गोलार्ध में बेसिकली तापमान अधिक और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम, ऐसा क्यों प्राप्त होता है। इसके जवाब होंगे। अब जवाब क्या होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता है। अगर पृथ्वी में कुल महाद्वीपीय विस्तार में देखें तो महाद्वीपों का 80%, कॉन्टिनेंट्स का, किसका, महाद्वीपों का, महाद्वीप का 80% भाग लगभग उत्तरी गोलार्ध में है। तो इन्हीं महाद्वीपों का जो शेष बचा हुआ 20% भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त होता है। तो महाद्वीपों की अधिकता उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, तो कॉन्टिनेंट्स अपना भी टेम्परेचर सागरीय जल क्षेत्र को ट्रांसफर करते हैं। महाद्वीप अपना जब तापमान ट्रांसफर किए तो सागरीय जल राशियों का तापमान बढ़ गया, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध का तापमान रिलेटिवली कैसा प्राप्त होता है, नीचे प्राप्त होता है, सॉरी अधिक प्राप्त होता है। और उत्तरी गोलार्ध के तापमान की अधिकता की वजह से ही यहां पर अगर समताप रेखाएं देखेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी प्राप्त होंगी। और उस समताप रेखाओं की चर्चा आप लोग क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं, यहां पर इनकी बात नहीं होती है, यहां पर नहीं होती। तो कारण भी यहां पर जानना। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय जलराशियों की ही अधिकता है, महाद्वीपों की कमी है। तो महाद्वीपों की कमी की वजह से तापमान रिलेटिवली उत्तर गोलार्ध की तुलना में रिलेटिवली कैसा प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको गोलार्धीय वितरण लिखना होगा। तो सभी लोग लिखेंगे हेमिस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, गोलार्धीय वितरण। और गोलार्धीय वितरण में लिखें, भाषा में लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान कैसा होता है, लिखेंगे लगभग 19 डिग्री सेल्सियस, लगभग 19 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध का तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस, लगभग 16 डिग्री सेल्सियस, जिसका कारण क्या है, जिसका कारण उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता का पाया जाना है। महाद्वीपों की अधिकता का पाया जाना है।
पूर्ण विराम। अब लिखेंगे अक्षांशों के आधार पर, तो अब दूसरा लिखेंगे क्षैतिज वितरण या अक्षांशीय वितरण। क्षैतिज वितरण या अक्षांशीय वितरण। क्षैतिज वितरण या अक्षांशीय वितरण। इसके लिए एक टेबल दिखा देते हैं और उस टेबल से आप सब चीजें ध्यान से देख पाएंगे। यहां हमने लिख दिया पहले में अक्षांश, अक्षांश। यहां हमने लिख दिया यस गोलार्ध, और गोलार्ध को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ लिख दिया उत्तरी गोलार्ध, तो दूसरे तरफ लिख दिया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, दो बातें लिख दी, दो बातें लिख दी। अब अक्षांश में सबसे पहला तो विषुवत पेटी है। विषुवत पेटी का तापमान, विषुवतीय पेटी दोनों ही गोलार्ध में समान है, तो लगभग 26 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लगभग 26 डिग्री सेल्सियस तापमान है। देखिए कैसे यहां पर तापमान का वितरण दिखेगा। फिर यहां पर लगभग 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ नहीं लिखेंगे, 10 डिग्री अक्षांश है। सब जगह मैंने अक्षांश लिखा हुआ है, अक्षांश है। इसके आसपास उत्तरी गोलार्ध में तापमान, उत्तरी गोलार्ध में तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब सर्वाधिक तापमान 10 डिग्री के आसपास प्राप्त होता है, इक्वेटर पर नहीं। क्यों, कारण भी समझाते हैं, पर पहले देखें 20 डिग्री के आसपास, 20 डिग्री के आसपास अगर आप देखेंगे तापमान की प्राप्ति कितनी हो रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान घटकर लगभग 23 डिग्री सेल्सियस आ जाता है और यहां लगभग 21 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाता है। फिर आप देखोगे 40 डिग्री के आसपास, डिग्री का मतलब यहां पर अक्षांश है, तो 40 डिग्री के आसपास यहां तापमान घटेगा और यह 14 डिग्री सेल्सियस आ जाता है और यहां लगभग 13 डिग्री सेल्सियस का आसपास तापमान प्राप्त होता है। फिर यहां 60 डिग्री के आसपास तापमान फिर घटता है और तापमान 60 डिग्री के आसपास घटकर यहां तो 3 से 5 डिग्री आ जाता है। जस्ट वेट, जस्ट वेट, यहां इस गोलार्ध में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है, तो यहां पर भी लगभग ऐसा ही 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो फिर आता है 70 डिग्री एवं इससे अधिक अगर जाते हैं, 70 से 90 डिग्री के आसपास आप जाते हैं, तो जैसे यहां पर जाएंगे तो हमेशा ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे प्राप्त होगा। कुछ ऐसा तापमान का वितरण होगा, कुछ ऐसा तापमान में। ठीक है, ऐसा तापमान होगा। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर इक्वेटर पर सर्वाधिक तापमान नहीं, बल्कि इक्वेटर के समीप लगभग 5 से 10 डिग्री के बीच सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? इस टेबल से, इस सारणी से स्पष्ट है कि इक्वेटर पर सर्वाधिक तापमान प्राप्त नहीं है। इक्वेटर पर सर्वाधिक तापमान नहीं है, नहीं है, बल्कि कहां पर है? लगभग 10 डिग्री के आसपास सर्वाधिक तापमान। ऐसा क्यों है? क्यों है? तो ध्यान से, यहां सर्वाधिक तापमान का ना होने की वजह है बादलों की उपस्थिति। सालों भर बादल है, बादलों की उपस्थिति है। अगर बादलों की उपस्थिति सालों भर होगी
तो सूर्य किरणों का प्रवेशता सागर जल सतह तक घट जाएगी, और सूर्य किरणों की प्रवेशता घटेगी तो निश्चित रूप से तापमान में कमी होगी। अब यहां क्यों तापमान अधिक है? क्योंकि यहां पर बेसिकली इस कटिबंध में खुला आसमान है, खुला आसमान है। अब खुला आसमान होगा तो सूर्य की किरणें प्रॉपरली सागरीय जल सतह तक पहुंचेंगी और तापमान में यहां पर क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। तुलनात्मक रूप से 90% सूर्य तप यहां है, 100% सूर्य तप यहां है, फिर भी 90% में तापमान जल का अधिक है, क्योंकि यह सूर्य तप सागर सतह तक प्राप्त होता है। ठीक है ना, सागर सतह तक प्राप्त होता है। कुछ बच्चों का वोल्केनो से प्रश्न है और कहीं से प्रश्न है, तो सारा का सारा टॉपिक यहीं पढ़ लेंगे क्या मेरे मित्रों? पढ़िएगा जब टॉपिक आएगा वोल्केनो। क्लियर हो गया? तो ये है यहां पर कि तापमान, फिर धीरे धीरे उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है, सागरीय जल का तापमान भी घटता जाता है। जैसे जैसे सूर्य तप की मात्रा घटेगी, तापमान भी घटता जाएगा। ओके, तो ये क्षैतिज वितरण है या अक्षांशीय वितरण है। तो फिर नया एक वितरण, तीसरे नंबर का वितरण जो आता है वो लंबवत वितरण है, या गहराई के अनुसार वितरण है। कैसा वितरण है? लंबवत वितरण है या गहराई के अनुसार, गहराई के अनुसार वितरण है। अब यह भी ध्यान रखना कि जो आपने इसके लिए टेबल बनाई है ना, इसके लिए ग्राफ भी बनेगा, इसके लिए ग्राफ का भी रिप्रेजेंटेशन आएगा। और ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में ध्यान से, ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में और क्लैरिटी आएगी, बट ये ग्राफ भी मिक्स होकर बनता है लवणता से। क्योंकि बेसिकली जो एग्जाम है, एग्जाम पूछता है टीएस डायग्राम। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह टॉपिक लवणता के साथ पढ़ेगा? क्योंकि एग्जाम ही पूछता है टीएस डायग्राम। अब टीएस डायग्राम क्या होता है? टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डायग्राम। तापमान एवं लवणता का क्या संबंध है, दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या दोनों का जो यहां पर ये टेबल है एक जैसे कैसे आगे बढ़ती है, ये सारे के सारे संबंध आपस में आते हैं। अब एग्जाम में जो पीछे पूछे गए हैं प्रश्न नियंत्रित करने वाले कारक से, वहां से नहीं पूछे जाएंगे, अब यहां से पूछे जाएंगे कि तापमान एवं लवणता का आपस में कैसा संबंध है। और इस संबंध के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा जो कि लवणता के साथ आप पढ़ेंगे। क्या करेंगे? लवणता के साथ पढ़ेंगे। तो ये टीएस डायग्राम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो क्षैतिज वितरण हुआ। अब लास्ट पढ़ेंगे आप लंबवत या गहराई के अनुसार वितरण। ठीक इस तरह से जैसे मान लो कि ये कोई सागर की तली है, सागर की तली है, ये सागर का जल क्षेत्र है, पूरा का पूरा जल क्षेत्र है। तो अगर सरफेस से हम बॉटम की ओर जाते हैं तो गहराई के अनुसार तापमान कैसा वितरण प्राप्त होता है। अब अगर इसे वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंधों में इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बहुत अलग होता है। बट केवल एक उदाहरण देकर बताऊंगा मैं, यहां आज केवल एक उदाहरण देकर बताऊंगा कि सपोज उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय इक्वेटोरियल जोन है। एक ग्राफ समझाता हूं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, न समझ में आ जाए तो चुपके से इसको छोड़ देना। क्यों छोड़ दोगे? क्योंकि लिख देना कि नहीं जरूरत है, केवल भाषा की जरूरत है और भाषा मैं आपको दे दूंगा। सपोज यहां आपने दिखा दिया, यहां पर एक्स अक्ष जो होता है उसमें तापमान, और जो ये यहां आपने जो वाई अक्ष दिया है इसमें आपने दिखा दिया सागर जल की गहराई, सागरीय जल की गहराई दिखा दिया। तापमान में देखना, ध्यान से सुनते जाना। तापमान के वितरण को सपोज हमने दिखाया कि यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस है,
यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा मैंने तापमान को दिखाया। अब यही तापमान जब सागरीय जल में गहराई के हिसाब से जाते हैं, अब गहराई देखो, सपोज यहां पर मैंने 200 मीटर की गहराई रखी, यहां मैंने 1000 मीटर की गहराई रखी, यहां मैंने 4000 मीटर की गहराई रखी, फिर यहां हमने 6000 मीटर की गहराई रखी। इस तरह से आप गहराई के हिसाब से जा रहे हो। मीटर में गहराई है, सारी की सारी मीटर में गहराई है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहां से देख सकते हो। सपोज अर्थ सरफेस के आसपास तापमान आपको 26 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस मिला है, 28 डिग्री सेल्सियस मिला है, कुछ भी तापमान है। तो यहां से जैसे जैसे आप 200 मीटर की गहराई पर जाएंगे, तापमान गहराई के अनुसार घटेगा तो, लेकिन घटने की दर बहुत ही मंद होती है। 200 मीटर की गहराई में जब आप बाएं हाथ की ओर जा रहे हैं तो तापमान घट रहा है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान घटेगा तो जरूर, लेकिन घटने की दर बहुत ही मंद होती है। लेकिन 200 मीटर से जैसे आप 1000 मीटर वाले बिंदु में, ये 1000 है, 1000 मीटर वाले बिंदु की ओर जाएंगे, तापमान में अचानक गिरावट सर्वाधिक तीव्र दर से आता है। यहां से देखो, 200 मीटर की गहराई से 1000 मीटर की गहराई के मध्य तापमान में गिरावट तीव्रता से आया। आफ्टर दैट फिर से गहराई के साथ ताप में गिरावट की दर घटती जाती है। यहां आपने ये 200 मीटर देखा, आपने गहराई, ये आपने 1000 मीटर आपने देखा गहराई लगभग, फिर उसके नीचे की गहराई देखा। ऊपर के मंडल में मीन्स सी लेवल से, ये सी लेवल हो गया, मतलब 0 मीटर की गहराई हो गया। 0 मीटर से 200 मीटर की गहराई तक तापमान घटता तो है, बट मंद दर से घटता है। और ये जो ऊपर का मंडल है, ध्यान रखना, इसे तापमान के संदर्भ में मिक्सिंग जोन कहा जाता है, मिश्रण मंडल कहा जाता है, मिश्रण मंडल है। क्योंकि यहीं पर क्यों ऐसा है कि पूरा 200 मीटर की गहराई तक तापमान मोटे मोटे तौर पर समान बना रहता है, इसलिए कि यहां पर संवहन पाया जाता है। तो संवहन के कारण इसे हम कन्वेक्शनल जोन या संवहन मंडल भी कहते हैं। अब प्रश्न आता है मन में कि यह संवहन क्या है? संवहन है गर्म जल का धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना और ठंडे जल का लौट कर फिर से बॉटम की ओर जाना। जो इस प्रकार का 3 डायमेंशनल सर्कुलेशन जल में प्राप्त होता है, प्रवाह प्राप्त होता है, इसे ही हम संवहन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। तो संवहन के संदर्भ में इसे संवहन मंडल कहते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर जहां तापमान में गिरावट 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई के मध्य सर्वाधिक आई है, इसे थर्मोक्लाइन जोन कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? थर्मोक्लाइन जोन कहते हैं। हिंदी में ताप प्रवणता मंडल, यह ताप प्रवणता मंडल कहलाता है। जहां सर्वाधिक तापमान में गिरावट आती है, सर्वाधिक तापमान में गिरावट, यह तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस से घटकर यहां तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। तीव्रता से तापमान घटेगा, फिर उसके बाद फिर से नीचे तापमान के घटने की दर मंद हो जाती है। पूरा का पूरा डार्क जोन है, और इसी डार्क जोन को बेसिकली कोल्ड जोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तापमान यहां अचानक गिर जाता है। क्योंकि प्रकाशित मंडल का अंग नहीं है, तापमान में धीरे धीरे गिरावट आ जाती है। तापमान नीचे गिरता हुआ 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से प्राप्त हो रहा, बट यही प्रतिरूप शीतोष्ण कटिबंधों में नहीं होगा, यही प्रतिरूप ध्रुवों में नहीं होगा। इन सभी जगहों पर इसमें परिवर्तन प्राप्त होगा, ठीक है। ग्राफ
जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया तो ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें मैं अब भाषा लिखाता हूं और वो भाषा से समझेंगे। तो लिखो गहराई के अनुसार तापमान में पहला बिंदु लिखो। पहला बिंदु लिखें, ऊपरी 200 मीटर की परत में ऊपरी 200 मीटर की परत में ठंडे एवं गर्म जल के आपसी मिश्रण से ठंडे एवं गर्म जल के आपसी मिश्रण से गहराई के अनुसार तापमान घटने की दर अत्यंत ही मंद होती है। अब दूसरा बिंदु लिखिए, 200 मीटर से 1000 मीटर 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई के मध्य तापमान घटने की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। जिसे थर्मोक्लाइन जोन ताप प्रणव मंडल कहा जाता है। तो पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे तीसरा बिंदु कि 1000 मीटर से नीचे तापमान घटता हुआ 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जिसे डीप कोल्ड जोन, डीप शब्द भी लिख देंगे, DEEP, डीप कोल्ड जोन या पिक्नोक्लाइन रहने दो, डीप कोल्ड जोन कहा जाता है। पूर्ण विराम। एक बात और जोड़ दो, क्योंकि आपके मन में जरूर आया होगा कि यहां पर तापमान जब इतना नीचे गया तो क्या बर्फ जम जाती है। लिखें, उच्च दाब एवं उच्च लवणता की वजह से तापमान घटने पर भी सागरीय तली में बर्फ को हिम शब्द लिखेंगे, सागरीय तली में हिम की प्राप्ति नहीं होती। अगर दाब एक वायुमंडल का हो और जल शुद्ध हो तब वहां जल हिमांक बिंदु ताप को प्राप्त करता है। ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात। तो ये आपने लिखा है कि अगर अगर दाब उच्च है और लवणता भी अधिक है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी यहां पर यह हिम में प्राप्त नहीं होगी। तो इसी के साथ आपका तापमान का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग लवणता के टॉपिक को पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे,
विस्तार देंगे, एक एक बिंदु को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की इस कक्षा की समाप्ति यहीं पर करना चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट का भी डिस्कशन हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।